Hello friends, welcome to the video. A new video on the topic how does the parliament controls the executive. हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो पार्लियामेंट काम करती है और पार्लियामेंट की क्या क्या ऑर्गन्स हैं, जैसे टू हाउसेज हैं, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हैं, वो सब हम बातें इसमें हमने की। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर ऑन द एग्जीक्यूटिव। हमारा भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी पार्टी गेट्स मेजॉरिटी इन द लोकसभा दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट, एंड it is not difficult for the executive to exercise unlimited and arbitrary power with the support of the majority party. But in a situation where parliamentary democracy slips into कैबिनेट डिक्टेटरशिप, अगर जब जब मेजॉरिटी पार्टी लोकसभा में होती है, तो ऐसे में एक बात की एप्रीहेंशन हमेशा बनी रहती है कि जो कैबिनेट है उसकी डिक्टेटरशिप हो सकती है, क्योंकि उस पार्टी की मेजॉरिटी है। जो भी डिसीजन वो लेते हैं वो लेजिस्लेचर में या लोकसभा में इजीली अप्रूव हो जाते हैं। तो ऐसे में एक एप्रीहेंशन रहती है कि कैबिनेट की डिक्टेटरशिप हो जाए, क्योंकि फिर कैबिनेट लीड करती है और हाउस सिर्फ फॉलो करता है। ओनली इन द पार्लियामेंट्री ओनली if the parliament is active and vigilant, then it can keep a regular and effective check on the executive. अगर पार्लियामेंट, हम ये कह सकते हैं कि वो इफेक्टिव है, विजिलेंट है, तभी वो चेक रख सकती है ऐसी सिचुएशन में ऑन द वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बट बेसिक टू all is that the power and the freedom of the legislators as people representative to work effectively and fearlessly. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई ऐसे प्रोविजन हैं जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं वो किस तरह से फियरलेसली ऐसा काम कर सकते हैं, और पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रख सकती है। जैसे कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है दैट नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ मेंबर फॉर वट एवर द मेंबर मे हैव सेड इन द लेजिस्लेचर। यानी कि लेजिस्लेचर में जो कुछ भी वो कह दें उसके अगेंस्ट कोई एक्शन या कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। इसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो मतलब पार्लियामेंट में जो भी आपने देखा होगा वो अजीब अजीब से एलिगेशंस लगाते हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं एक दूसरे पे, तो वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का एक्सरसाइज करते हैं एक तरह से। और कोई भी लिटिगेशन या लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट इस मैटर पे कि उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा उस पर नहीं लिया जा सकता। तो इसका बेसिकली इस पर्पस प्रिविलेज का पर्पस ही ये है कि जो लेजिस्लेचर है वो इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर सके ऑन द वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब और कई इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम कह सकते हैं, जिससे कि जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करके रखती है एग्जीक्यूटिव को। जैसे कि इनको हम 4 हेड्स में बांट सकते हैं: डेलिब्रेटिव एंड डिस्कशंस, अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉज, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो सबसे पावरफुल टूल होता है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का। तो अगर हम पहले हेड की बात करें, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, ये एक बहुत बड़ा एक पिलर है डेमोक्रेसी का कि कोई भी जो डिसीजन है पार्लियामेंट का वो अप्रूव नहीं होता जब तक कि उसके ऊपर एक एलैबोरेटेड डिबेट और डिस्कशन नहीं हो जाती। और ये डिबेट और डिस्कशन होती है पार्लियामेंट में। और उस पार्लियामेंट में उस डिस्कशन के अलावा और भी कई ऐसे तरीके हैं जिससे जो लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल बना के रख सकती है। जैसे कि क्वेश्चन आवर है वो, जो कि हर दिन जब भी सेशन होता है तो हर दिन ये क्वेश्चन आवर होता है। इट इज़ हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन, देन वेयर द मिनिस्टर्स हैव टू रिस्पॉन्ड टू द सर्चिंग क्वेश्चन रेज्ड बाय द मेंबर। जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनका जवाब यहाँ पर मिनिस्टर्स को देना पड़ता है। फिर इसके बाद 0 आर है, वेयर मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर दैट दे थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई भी मैटर जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से या कंट्री के सामने चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ, यहाँ ये ज़रूर है कि इस 0 आर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें मिनिस्टर्स आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई। देन हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। इसके अलावा एडजर्नमेंट मोशन है। ये सब टूल्स हैं जिससे कि जो डिबेट्स और डिस्कशन में जो लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल बना के रखती है या चेक बना के रखती है ऑन द वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन आ रहा है ये सबसे इफेक्टिव मेथड है एक आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, लेजिस्लेचर के हाथ में एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन को चेक रखने के लिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एम एट एलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर वो
गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी जाती है उसमें कि गवर्नमेंट मान लीजिए महंगाई क्यों हो रही है, फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, या कोई अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं वीकर सेक्शन पे सोसाइटी में, ब्लैकमेलिंग हो रही है या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, राइट्स हो रही है, तो इन किसी भी मैटर पे ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ये एक मेंबर्स को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इससे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं मेंबर्स और उसको कॉन्टिन्यूसली चेक में रख सकते हैं। इसके अलावा जब डिस्कशन होती हैं तो आपने शायद राज्यसभा टीवी में या इस तरह की जो हम वीडियोस देखते हैं लोकसभा राज्यसभा के, उसमें कि वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए जो मेंबर्स हैं वो बड़ी हीटेड डिस्कशंस हो जाती हैं, और जो वेल होता है जहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठता है जैसे स्पीकर ऑफ द लोकसभा या डिप्टी स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, वो बैठते हैं वहाँ तक वो अपनी बात कहते हुए या स्लोगन शाउट करते हुए पहुँच जाते हैं। तो ये एक तरह की टेक्निक है, पॉलिटिकल टेक्निक है, जिससे कि गवर्नमेंट से कंसेशंस लेने की कोशिश करते हैं मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अगला हमारा टॉपिक हेड था अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज। देखिए, लेजिस्लेचर का सबसे बड़ा काम ही लॉ मेकिंग है, पर उसका जो ड्राफ्ट है वो कौन तैयार करता है? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ बनाया है उसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन या उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके जो फ्लॉज हैं वो सारे के सारे डिस्कस होते हैं in the house. So a bill can become a law only with the approval of the parliament. The government has the support of the disciplined majority may not find it difficult to get the approval. अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, मेजोरिटी में है और डिसिप्लिन पार्टी है, मेजोरिटी आपको मिली है, तो किसी भी तरह का लॉ पास कराना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर ये कोलिशन गवर्नमेंट होती है, ऐसी सिचुएशन में ये डिफिकल्ट हो जाता है। Such approvals, however, cannot be taken for granted. They are the product of intense bargaining and negotiation amongst the members of the ruling party or the coalition parties. जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वो कोलिशन होता है तो उस सिचुएशन में इसको पास कराना becomes a difficult thing. इसके कई एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं, जैसे 1977 का है, जनता पार्टी रूल के टाइम का है, फिर एनडीए रूल 2000 का है। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल कंट्रोल। देखिए, फाइनेंसेस का भी सबसे बड़ा कंट्रोल जो है लेजिस्लेचर के पास होता है। एक तरह से हम कहते हैं कि जो पर्स ऑफ द गवर्नमेंट है दैट लाइज विद द लेजिस्लेचर। फिर इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ द बजट, जो गवर्नमेंट बजट बनाती है वो उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं लेजिस्लेचर में, है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है एग्जीक्यूटिव की कि जो भी बजट उन्होंने प्रिपेयर किया है उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा इन द हाउस, और उस डिस्कशन के बेसिस पर फिर उसको अप्रूवल या उसके अंदर कोई चेंजेस लाने हैं तो वो सजेस्ट करता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर रिफ्यूज़ कर सकता है गवर्नमेंट को रिसोर्सेज ग्रांट करने के लिए। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को किसी स्कीम या पॉलिसी के लिए कोई रिसोर्सेज चाहिए तो उनको रिजेक्ट कर सकती है लेजिस्लेचर। एंड बिफोर ग्रांटिंग मनी द लोकसभा कैन डिस्कस द रीजंस व्हाई द गवर्नमेंट नीड्स द मनी। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, क्यों पैसा चाहिए, ऐसा जो है वो लेजिस्लेचर जो है वो पूछ सकती है, उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है। लेजिस्लेचर कंट्रोल इज नॉट ओनली एम्ड एट फाइनेंशियल propriety, the legislature is concerned about the policies of the government that are reflected in the budget. फिर ये चेक इसलिए भी रखा जाता है कि जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं उसके ऊपर चेक रखने के लिए भी ये काम आता है द अथॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर। एंड फाइनली सबसे पावरफुल टूल जो लेजिस्लेचर के हाथ में है टू चेक द गवर्नमेंट इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए, मोस्ट पावरफुल वेपन कहा गया है इसको, ठीक है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। जब तक कि गवर्नमेंट का सपोर्ट बना रहता है इन द हाउस, मेजॉरिटी सपोर्ट बना रहता है, तब तक जो है गवर्नमेंट पावर में रहती है। और जैसे ही ये मेजॉरिटी सपोर्ट या कॉन्फिडेंस नहीं ख़त्म होता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है। फॉर एग्जांपल इन 1989 सेवरल गवर्नमेंट्स आफ्टर 1989, आप कह सकते हो कि जब से एक कोलिशन का ट्रेंड हिंदुस्तान में शुरू हुआ तब से बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो अपना कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाई लोकसभा में और गिर गई, ठीक है। उस वक्त से ये एक तरह का ट्रेंड शुरू हो गया था ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट्स। Thus, Parliament can effectively control the executive and ensure a more responsible government. It is, however, important for this purpose that there is an adequate time at the disposal of the House. तो हम ये कह सकते हैं इन सब अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू पार्लियामेंट कंट्रोल बना के रखती है ऑन द वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी लेजिस्लेचर है उसके पास एडिक्वेट टाइम हो और काफ़ी टाइम हो, लेकिन और जो मेंबर हैं इसके पार्लियामेंट के वो इंटरेस्टेड हों डिस्कशंस में और इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है।
In the last 2 decades, there have been a gradual decline in the session of the Lok Sabha and state legislative assemblies. हम देख रहे हैं पिछले 2-3 डेकेड से कि ये जो लेजिस्लेटिव डिबेट्स और डिस्कशंस हैं इसमें एक डिक्लाइन आया है. क्वारम ही पूरा नहीं होता कई बार, जितने मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, और बाइकआउट ऑफ द सेशन एक बड़ा एक कॉमन फीचर हो गया है. तो उससे क्या है, जो इसका पार्लियामेंट का जो वैल्यूएबल मनी और रिसोर्सेज हैं और टाइम है, वो सब वेस्ट होते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द पार्लियामेंट्री कमिटीज़. अब ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या करती हैं? देखिए, हमने पहले ही बात की कि जो लेजिस्लेचर है उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम की पासिटी होती है, टाइम की कमी होती है. तो उस टाइम की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशलाइज्ड कमिटीज़ फॉर डिफरेंट पर्पसेस जो है वो लेजिस्लेचर बनाती है. ठीक है. द पार्लियामेंट मीट्स ओनली ड्यूरिंग द सेशन. जैसे आपको पता है पूरे साल तो नहीं बैठते, वो अपने सेशंस के दौरान ही मिलते हैं. और जो लॉ मेकिंग है उसमें काफ़ी इन डेप्थ स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी डिटेल्स की ज़रूरत होती है, एक रिसर्च की ज़रूरत होती है. तो ऐसी सिचुएशन में उस रिसर्च को करने के लिए स्पेसिफिक कमिटीज़ बनाई जाती हैं. ठीक है. देयर आर other important functions also, like studying the demands for the grant of the various ministries, looking into expenditure incurred by various departments and investigating cases of corruption. ये सारे functions भी साथ के साथ जो है वो लेजिस्लेचर को करने होते हैं. तो ऐसे में जो है ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जाती हैं जो कि ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं. 1983 से इंडिया में ये जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, ये इवॉल्व हुआ है. एंड अभी एट प्रेजेंट लगभग ओवर मोर देन 20 सच पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ जो हैं वो काम करती हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वर्किंग को सुपरवाइज करती हैं, उसके बजट को चेक करती हैं, एट्सेट्रा. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटीज़ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी बनती हैं, मतलब दोनों हाउसेस के मेंबर को मिला के. जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है इनका भी जो पर्पस है मेन ये होता है, मान लीजिए कोई बिल है उस पर डेडलॉक आ गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा उसको पास नहीं कर रही है. ऐसी सिचुएशन में जो है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जाती हैं, जिनका काम होता है अपनी अपनी उस बिल की स्टडी करके उसकी रिपोर्ट को सबमिट करना इन द हाउस. और फिर ऐसी जो रिकमेंडेशंस आती हैं इन सेलेक्ट कमिटीज से, वो उसको हाउस जनरली अप्रूव कर लेता है. द कमिटी सिस्टम हैज़ रिड्यूस द बर्डन ऑन द पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट पे जो इतना जो बर्डन बना हुआ था इतने कम टाइम में इतना सब कुछ करने का, वो जो एक प्रॉब्लम थी लैक ऑफ टाइम की, वो और बर्डन, एक्सेसिव बर्डन की, वो इन कमिटीज़ की वजह से दूर हो जाती है. इसके अलावा एक और हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, हाउ डज़ द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ. अपने आप को कैसे रेगुलेट करती है पार्लियामेंट. जैसे हमने बात की पहले भी कि पार्लियामेंट सबसे बड़ा डिबेटिंग फोरम है, और अपनी डिबेट्स और डिस्कशन से ही जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव पे चेक बना के रखती है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, वाइटल फंक्शन है पार्लियामेंट का. कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज़ मेड सर्टेन प्रोविजन टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस. कॉन्स्टिट्यूशन ने भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे प्रोविजंस हैं जो ये जिसमें ये डिटेल दी गई है कि किस तरह से पार्लियामेंट जो है वो अपना बिजनेस रेगुलेट करेगी ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके. तो हाउस में जो उसका सबसे बड़ा आप कह सकते हैं ऑफिसर है, जिसके सुपरविजन में ये काम होता है, उसको हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं. वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो फाइनल अथॉरिटी होती है इन मैटर्स रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर. ठीक है. प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो फाइनल अथॉरिटी है, वो डिसाइड करता है कि किस तरह से बिजनेस जो है हाउस का कैरी आउट किया जाएगा. एंड देयर इज वन मोर वे इन विच प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मेंबर. इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है या टूल है आप कह सकते हो, जिससे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है उनके बिहेवियर को कंट्रोल करता है. दैट इज व्हाट वी कॉल एंटी डिफेक्शन लॉ. राइट. अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो कोई एक कैंडिडेट एक पार्टी का टिकट पे इलेक्शन लड़ता है और जीत जाता है, पर अगर वो जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज कर लेता है तो क्या होगा? क्योंकि पहले ऐसा होता रहा है. ठीक है. तो इसको जब एक कैंडिडेट ए पार्टी के टिकट पर इलेक्शन जीत के बी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, इसको हम कहते हैं डिफेक्शन. तो काफ़ी टाइम से एक तरह का यूनानिमस डिसीजन, एक तरह से डिसीजन बन रहा था पार्टीज़ में कि इसको रोका जाना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ए पार्टी से टिकट लिया, जीते, और फिर जीतने के बाद आपने पार्टी बदल दी और बी पार्टी को ज्वाइन कर लिया. तो ये इस डिफेक्शन को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई, विच इज़ कॉल्ड द 52nd अमेंडमेंट 1985 में. दिस इज कॉल्ड एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट.
और इसको बाद में मॉडिफाई भी किया गया 91st अमेंडमेंट में। अब ये क्या बोलता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके हाथ में ये अथॉरिटी होगी इन सच केसेस की, कहाँ पर जब ये डिटरमाइन करना होगा कि क्या डिफेक्शन हुआ है या नहीं। ठीक है, और इसके अलावा डिफेक्शन का और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी दिन हाउस में किसी पर्टिकुलर बिल पे वोटिंग होनी है और पार्टी लीडरशिप ने स्पेसिफिकली अपने मेंबर्स को कहा है कि आप उस दिन प्रेजेंट रहेंगे और बिल के फेवर में वोट करेंगे, लेकिन जो पार्टी मेंबर है वो एब्सेंट हो जाते हैं। तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या डिफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये डिसाइड करने की अथॉरिटी भी जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले लगभग 20 सालों में हमने देखा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ पूरी तरह से डिफेक्शंस को कर्व करने में बेशक नाकामयाब रहा हो, लेकिन काफ़ी हद तक इस तरह की प्रैक्टिसेस पे ब्रेक लगाने में कामयाब रहा है। तो दैट इज़ इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।